स्टोरी जैम में आपका स्वागत है। यहाँ आप सुनेंगे कहानियाँ, कुछ नई, कुछ पुरानी, कुछ जानी, कुछ अनजानी। 1899 में लिखे गए मिर्ज़ा हादी रुस्वा के मशहूर उपन्यास उमराव जान अदा को कई लोग उर्दू का पहला उपन्यास मानते हैं। ये कहानी है 19वीं सदी के लखनऊ की एक तवायफ और कवि उमराव जान की। एक संस्मरण या मेमोआर के रूप में लिखी गई इस कहानी को खुद उमराव जान की आवाज़ में आप सुनते हैं, और वो सुना रही हैं ये कहानी लेखक को जब वो एक मुशायरे में उनसे मिलती हैं। क्या उमराव जान की कहानी सच्ची है? ये बात विवादास्पद है। कुछ का मानना है कि उमराव जान सिर्फ मिर्ज़ा हादी रुस्वा की कल्पना थी और उपन्यास के मशहूर हो जाने पर लोग इसे सच मानने लगे। वहीं दूसरी तरफ ये कहा जाता है कि उमराव वाकई थीं और मुफलिसी की हालत में बनारस में चल बसी, और कुछ लोगों को वहाँ उनकी कब्र भी मिली। ब्रिटिश सरकारी दस्तावेजों में अजीज़न बाई नाम की एक तवायफ का नाम आता है जो अपने आप को उमराव जान की शागिर्द बताती हैं। खुद रुस्वा का दावा था कि उमराव जान लखनऊ में उनकी समकालीन तवायफ थी जो अदा तखल्लुस से शायरी करती थी। उमराव जान अदा की सच्चाई क्या है हम शायद कभी नहीं जान पाएंगे, लेकिन एक बेहतरीन उपन्यास को पढ़ने के लिए ये जानना ज़रूरी भी नहीं। आज सुनिए मिर्ज़ा हादी रुस्वा के उपन्यास उमराव जान अदा के पहले 2 अध्याय। मुझे यकीन है कि इस उपन्यास के बेहतरीन आगाज़ को सुनकर आप पूरा उपन्यास ज़रूर पढ़ना चाहेंगे। तो आइए सुनते हैं मिर्ज़ा हादी रुस्वा की उमराव जान अदा। बाप दादा का नाम लेकर अपना बड़प्पन जताने से क्या फ़ायदा, और सच तो ये है कि मुझे याद भी नहीं। हाँ, इतना जानती हूँ कि फैज़ाबाद में शहर के किनारे किसी मोहल्ले में मेरा घर था। मेरा मकान पक्का था। आसपास के कुछ कच्चे मकान थे, कुछ झोपड़े थे, खपरेलें थीं। रहने वाले भी कुछ ऐसे वैसे लोग ही होंगे, कुछ भिश्ती, नाई, धोबी, कहार। हमारे मकान के सिवा एक ऊंचा घर इस मोहल्ले में और भी था। इस मकान के मालिक का नाम दिलावर खां था। मेरे अब्बा बहू बेगम यानी अवध के नवाबों की प्रथम महारानी साहिबा के मकबरे पर नौकर थे। मालूम नहीं काहे में नाम था, क्या तनख्वाह थी। इतना याद है कि लोग उनको जमादार कहते थे। मेरे एक छोटा भाई था। दिन भर मैं उसे खिलाया करती थी, और वो भी मुझसे इस कदर हिला हुआ था कि दम भर के लिए न छोड़ता था। अब्बा जब शाम को नौकरी पर से आते थे, उस वक्त की खुशी हम भाई बहन की कुछ न पूछिए। मैं कमर से लिपट गई, भाई अब्बा अब्बा करके दौड़ा, दामन से चिमट गया। अब्बा की बाछें मारे खुशी के खिली जाती हैं। मुझको चुमकारा, पीठ पर हाथ फेरा, भैया को गोद में उठा लिया, प्यार करने लगे। मुझे खूब याद है कि कभी खाली हाथ घर नहीं आते थे। कभी भुट्टे हाथ में हैं, कभी बताशों या तिल के लड्डुओं का दोना। हिस्से लगाए जाते। उस वक्त भाई बहन में किस मज़े की लड़ाइयाँ होती थीं। वो भुट्टा छीन लिया जाता है, मैं मिठाई का दोना हथिया लेती हूँ। अम्मा सामने खपरेल में बैठी खाना पका रही हैं। अब्बा उधर आके बैठे नहीं, इधर मेरे तकाजे शुरू हो गए। अब्बा अल्लाह गुड़िया नहीं लाए। देखो देखो मेरे पाँव की जूती कैसी टूट गई है, तुमको ख्याल ही नहीं रहता। लो, मेरा हार सुनार के यहाँ से बन के नहीं आया। छोटी खाला की लड़की की दूध बढ़ाई है, भाई मैं क्या पहन के जाऊंगी। चाहे कुछ भी हो, ईद के दिन तो मैं नया जोड़ा पहनूंगी। हाँ, मैं नया जोड़ा पहनूंगी। जब अम्मा खाना पका चुकती, मुझे आवाज़ देती। मैं जाती और रोटी की टोकरी और सालन की पतीली उठा लाती, दस्तरखान बिछाती। अम्मा खाना निकालती, सब सर जोड़ के खाना खाते, खुदा का शुक्र करते। अब्बा ईशा की नमाज पढ़ के सो रहते, सुबह तड़के उठकर नमाज पढ़ते। उस वक्त मैं उठ बैठती और फिर मेरी फरमाइशें शुरू हो जाती। अब्बा वजीफा पढ़ते हुए कोठे पर चढ़ जाते, कबूतरों को दाना देते।
एक दो को हवा में उड़ाते। इतने में अम्मा झाड़ू बुहार से फरागत करके खाना तैयार कर लेती थीं, क्योंकि अब्बा दिन चढ़ने से पहले ही नौकरी पर चले जाते थे। अब्बा के चले जाने पर अम्मा सीना पिरोना लेके बैठ जाती। मैं भैया को लेकर कहीं मोहल्ले में निकल जाती या दरवाजे पर इमली का पेड़ था, वहां चली जाती। हम जोली लड़के लड़कियां जमा हो जाते। मैं भैया को बिठा के खुद खेल में लग जाती। हाय, क्या दिन थे! किसी बात की फिक्र ही न थी। अच्छे से अच्छा खाती थी, अच्छे से अच्छा पहनती थी। नाक नक्शा भी खैर कुछ ऐसा बुरा ना था। नाजुकों में मेरा शुमार तो न तब था न अब है। मैं पहनती लाल गुलबदन का पजामा, छोटे पायचों का, नैनू की कुर्ती, तंजब की ओढ़नी, हाथों में चांदी की 3-3 चूड़ियां, गले में हार, नाक में सोने की नथनी। कान अभी ताजे ताजे छिदे थे, उनमें सिर्फ नीले डोरे पड़े थे। सोने की बालियां बनने को गई थीं। मेरी शादी मेरी फूफी के लड़के के साथ ठहरी हुई थी। मंगनी 9 बरस के सिन में हो गई थी। अब उधर से शादी का तकाजा था। मेरी फूफी नवाबगंज में ब्याही हुई थी। हमारे फूफा जमींदार थे। फूफी का घर हमारे घर से ज्यादा भरा पूरा था। मंगनी होने के पहले मैं कई बार अम्मा के साथ वहां जा चुकी थी। वहां के कारखाने ही और थे। मकान तो कच्चा था, मगर था बहुत लंबा चौड़ा। गाय बैल भैंस बंधी थी। घी दूध की इफरात थी। अनाज की कसरत थी। भुट्टों की फसल में टोकरियों भुट्टे चले आते थे। ईख के ढेर लगे रहते थे। कोई कहां तक खाता। मैंने अपने दूल्हे को, यानी जिसके साथ मेरी शादी ठहरी थी, देखा था, बल्कि उसके साथ खेली थी। अब्बा पूरा जहेज का सामान कर चुके थे। कुछ रुपए की फिक्र थी। रजब के महीने में शादी तय हुई थी। रात को अब्बा अम्मा में जब मेरी शादी की बातें होती थीं, मैं चुपके चुपके सुना करती थी और दिल ही दिल में खुश होती थी। गर्ज की मैं अपनी हालत में खुश थी। दिलावर खां का मकान हमारे घर से थोड़ी दूर पर था। मुआ डकैतों से मिला हुआ था। लखनऊ में बरसों कैद रहा। न मालूम किसी सिफारिश से छूट आया था। अब्बा से सख्त दुश्मनी रखता था। वजह यह थी कि जब फैजाबाद से गिरफ्तार हुआ तो चाल चलन की तहकीकात के लिए मोहल्ले में लोग तलब हुए। उनमें अब्बा भी थे। बेचारे यूं भी दिल के सादे और जबान के सच्चे थे। उस पर तुर्रा ये कि अदालत के साहब ने उनके हाथ में कुरान दे के पूछा, वेल जमादार, तुम सच सच कहो, ये कैसा आदमी है? अब्बा ने साफ साफ जो उसका हाल था कह दिया। उन्हीं की गवाही पर दिलावर खां कैद हो गया था। ये हाल मैंने अपनी मां से सुना था। वही कीना उसके दिल में चला आता था। एक दिन उसने अब्बा का कबूतर उतार लिया। अब्बा लेने को गए, ना दिया। अब्बा 4 आने देते थे, वो 8 आने मांगता था। अब्बा तो नौकरी पे चले गए और छुटपुटे का वक्त था। खुदा जाने मैं क्यों घर से निकली। देखती क्या हूं, वो इमली के नीचे खड़ा हुआ है। कहने लगा, बेटी तुम्हारे अब्बा पैसे दे गए थे, कबूतर ले लो। मैं उसके दम में आ गई, साथ चली गई। जाके जो देखती हूं, घर में काली चिड़िया नहीं, अकेला मकान पड़ा है। इधर मैं मकान में दाखिल हुई, उधर उसने अंदर से कुंडी बंद कर ली। चाहती थी चीखूं, उसने मेरे मुंह में गूदर ठूंस दिया, मेरे दोनों हाथ रुमाल से कस दिए। इस मकान का एक दरवाजा पीछे की तरफ था। मुझे जमीन पर बिठा के आप गया, दरवाजा खोला और पीर बख्श कह के आवाज दी। पीर बख्श अंदर आया। दोनों ने मिलके मुझे बैलगाड़ी पर सवार किया और गाड़ी चल निकली। मेरे कांटों तो खून नहीं, तले की सांस तले और ऊपर की ऊपर। करूं तो करूं क्या, कोई बस नहीं। मुझी के चुंगल में थी। करूं तो करूं क्या, कोई बस नहीं, मुझी के चुंगल में थी। दिलावर खां
पहली के अंदर मुझे घुटनों के नीचे दबाए बैठा था, हाथ में छुरी लिए था। मोए की आंखों से खून टपक रहा था। पीरबख्श गाड़ी हाँक रहा था और बैल थे कि उड़े चले जा रहे थे। थोड़ी देर में शाम हो गई। चारों तरफ अंधेरा छा गया। जाड़े के दिन थे। सन्नाटे की हवा चल रही थी। सर्दी के मारे मेरी बोटी बोटी कांप रही थी, दम निकला जाता था। आंखों से बारिश जारी थी। दिल में ख्याल आता कि किस आफत में फंस गई। अब्बा नौकरी पर से आए होंगे, मुझे ढूंढते होंगे। अम्मा आफत पीट रही होंगी। छोटा भाई खेल रहा होगा, उसे क्या मालूम कि बहन कहाँ फंस गई। माँ बाप, भाई, मकान, दालान, अंगनई, बावर्ची खाना, सब मेरी आंखों के सामने था। लेकिन ये सब ख्यालात एक तरफ और जान का खौफ एक तरफ। दिलावर खां घड़ी घड़ी छुरी दिखाता था। मुझे ऐसा मालूम होता था कि अब कोई दम से ये छुरी मेरे गले के पार होगी। मारे डर के मुंह से आवाज ना निकलती थी। इधर मेरा तो ये हाल था, उधर दिलावर खां और पीरबख्श में हंस हंस के बातें हो रही थीं। मेरे माँ बाप और मुझ पर बात बात में गालियां पड़ती जाती थीं। दिलावर खां बोला, देखा भाई पीरबख्श, सिपाही का पूत 12 बरस के बाद अपना बदला ले लेता है। अब वो कैसा तिल मिलाता होगा। पीरबख्श ने कहा, भाई तुमने बेशक इस मसल को असल कर दिखाया। 12 बरस तो हुए होंगे तुम्हें कैद हुए। दिलावर खां ने कहा, पूरे 12 बरस हुए। भाई लखनऊ में क्या क्या मुसीबतें उठाई। खैर वो भी तो कोई दिन याद करेगा। ये तो मेरा पहला वार हुआ है। मैं तो उसे जान से मारूंगा। हाँ, ये भी इरादा है। तुम समझते क्या हो, जान से ना मारा तो पठान का बीज नहीं। भाई तुम बात के सच्चे हो, जो कहोगे कर दिखाओगे। देखना। और इसका क्या करेंगे? करेंगे क्या? यहीं कहीं मार के नाले में डाल दो, रातों रात बह जाएगी। मैं चौंकी। अपनी मौत का यकीन हो गया। आंखों में आंसू थम गए। दिल में एक धक्का लगा। मुंह ढल गया। हाथ पांव डाल दिए। ये हाल देख के भी मुए कट्टर को तरस ना आया और उसने एक घूंसा ऐसे जोर से मेरे कलेजे पर मारा कि मैं बिलबिला गई। पीरबख्श बोला, इसे तो मार डालोगे और हमारा रुपया? दिलावर खां ने कहा, गले गले पानी। कहां से दोगे? हम तो कुछ और ही समझे थे। दिलावर खां ने कहा, घर चलो, कहीं से ना हो सकेगा तो कबूतर बेच के दे दूंगा। तुम बेअक्ल हो, कबूतर क्यों बेचो? हम ना एक बात बताएं। कहो। अरे मियाँ, लखनऊ में चल के इस छोकरी के दाम खरे कर लो। जब से अपने मरने का यकीन हो गया था, मुझे इन दोनों मुझियों की बातें अच्छी तरह सुनाई न देती थीं। लेकिन पीरबख्श की ये बात जो कान में पड़ी तो फिर से अपनी जिंदगी का कुछ आसरा बंधा। दिल में उसे दुआएं देने लगी। दिलावर खां ने कहा, अच्छा देखा जाएगा। इसके बाद कुछ देर ये लोग एक पेड़ के नीचे आग जलती देख हुक्का भरने के लिए रुक गए। जब फिर गाड़ी चली तो दिलावर खां ने हुक्के का एक कश लेते हुए कहा, ये कितने में बिक जाएगी? और बेचेगा कौन? कहीं पकड़ लिए जाएं तो और मुश्किल हो। पीरबख्श ने कहा, इसका हमारा जिम्मा, हम तो बेच देंगे। अरे मियाँ, तुम्हारी बातें, पकड़ेगा कौन? लखनऊ में ऐसे मामले दिन रात हुआ करते हैं। हमारे साले को जानते हो? कौन, करीम? हाँ, उसकी रोटी इसी पर है। 20 लड़के लड़कियां पकड़ ले गया।
लखनऊ में जाके बेच लिए। कितने में बिकते हैं? जैसी सूरत हो। भला ये कितने की बिक जाएगी? 100-150, जैसी तुम्हारी तकदीर हुई। भाई की बातें, 100-150, इसकी सूरत ही क्या है? 100 भी तो बहुत है। अच्छा, इससे क्या, ले चलो, मार डालने से क्या फायदा। इसके बाद दोनों में कानों में कुछ बातें होने लगी जो मैं सुन ना सकी। रात भर गाड़ी चलाई, मेरी जान सांसे में थी, मौत आंखों के सामने फिर रही थी, ताकत खत्म हो गई थी, बदन सुन्न हो गया था। नींद तो सूली पर भी आती है। थोड़ी देर में आंख लग गई। आज की कहानी आपको कैसी लगी अपने कमेंट्स जरूर लिखिएगा। साथ ही सब्सक्राइब कीजिएगा। आपके फैमिली और फ्रेंड्स में आप जैसे ही कहानियों के शौकीन कदरदान और हैं, उन्हें ये कहानी व्हाट्सएप पर फॉरवर्ड करें। अगली बार फिर मिलेंगे एक और कहानी, लेख या कविता के साथ। तब तक अलविदा।